अब खबरें आपको विस्तार से दिखाते हैं। लखनऊ से पहली खबर है, जहां बीजेपी ने प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने तीसरी सूची में 85 प्रत्याशी घोषित किए हैं। हाथरस से अंजलि अंजुला माहौर होंगी बीजेपी प्रत्याशी, तो वहीं सादाबाद से रामवीर उपाध्याय होंगे बीजेपी उम्मीदवार। सिकंदरा राव से वीरेंद्र सिंह राणा होंगे बीजेपी प्रत्याशी। टूंडला से प्रेमपाल सिंह, जसराना से मानवेंद्र सिंह लोधी और कन्नौज सदर से असीम अरुण बीजेपी उम्मीदवार होंगे। फिरोजाबाद से मनीष असीजा, शिकोहाबाद से ओम प्रकाश वर्मा, सिरसागंज से हरिओम यादव होंगे बीजेपी उम्मीदवार, और वहीं कासगंज से देवेंद्र सिंह लोधी, अलीगंज से सत्यपाल। तो ये लिस्ट है जो 85 उम्मीदवारों के सामने आई, और इन सभी उम्मीदवारों को बीजेपी मैदान में उतार रही है। 85 लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं और इन सभी को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। आपको बता दें कि अदिति राव रायबरेली सदर से होंगी, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी पूरनपुर से बाबूराम पासवान होंगे और जलालाबाद से हरिप्रकाश वर्मा होंगे। अर्चना पांडे छिबरामऊ से होंगी, तो वहीं ब्रजभूषण राजपूत चरखारी से होंगे। ललित बिश्नोई सीसमऊ से होंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी का थीम सॉन्ग लॉन्च किया है। थीम सॉन्ग लॉन्च के दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार के काम को दिखाने के लिए पीएम मोदी जी के साथ इस सॉन्ग का निर्देशन करने वाली पूरी टीम का आभार। सीएम योगी ने इस दौरान यह भी कहा कि 2017 से पहले पार्टी ने जो भी वादे किए थे सबको पूरा किया है। प्रदेश के अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना के साथ सुरक्षित माहौल है। जो दंगाई पहले प्रदेश के अंदर दंगा करते थे, आज उनकी तस्वीर प्रदेश के अंदर चौराहों पर लगी है। इसी के साथ नुकसान की भरपाई भी उन्हीं से की जा रही है। अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र के साथ प्रदेश की जनता जनार्दन के सामने हम अपने संकल्प के साथ आगे बढ़े थे। तब हम लोगों ने राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मार्ग से अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक संकल्प लिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन सभी संकल्पों को पूरा किया जिन्हें 2017 में विधानसभा चुनाव के पूर्व हमारी पार्टी ने जनता के सामने वायदे के रूप में जनता के सामने एक संकल्प उस समय व्यक्त किया था। राष्ट्रवाद के मूल्यों पर बिना डिगे, बिना हटे, बिना झुके, वंशवादी और प्रदेश की परंपरागत जातिवादी राजनीति को खारिज करते हुए प्रदेश के अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना में प्रदेश की सरकार ने न केवल अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करके प्रदेश की आस्था को सम्मान दिया, बल्कि सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण भी दिया। उत्तर प्रदेश ही कर सकता था कि जो दंगाई कभी प्रदेश के शांति और सौहार्द के लिए खतरा बने हुए थे और बाद में सत्ताधारी दल उनका आवभगत करते थे, आज उन्हीं दंगाइयों के पोस्टर चौराहे पर, सार्वजनिक स्थानों पर लगा करके उन्हीं दंगाइयों के सार्वजनिक संपत्ति की वसूली की एक नजीर भी उत्तर प्रदेश ने प्रस्तुत की है, जो कानून व्यवस्था और शांति और सौहार्द के लिए देश के अंदर एक नजीर बनी है। उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो बेहतर वातावरण हमारी सरकार ने दिया, इस सुरक्षा का ये माहौल प्रदेश में
निवेश और रोजगार के सृजन को भी आगे बढ़ाया। प्रदेश के अंदर एक बेहतरीन माहौल देने का कार्य न केवल निवेश की दृष्टि से बल्कि प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के प्रत्येक को सुरक्षा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र को अपना ध्येय वाक्य मानते हुए प्रदेश सरकार ने कार्य ये सबको सजा रहे हैं और परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं। ऐसे सह प्रभारी आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, मंच पर विराजमान प्रदेश के महामंत्री गोविंद शुक्ला जी, मीडिया के प्रभारी मनीष जी, उपस्थित सभी सम्मानित अपने पत्रकार बंधु, सभी लोगों को मैं इस अवसर पर हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, सबका अभिवादन करता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार 5 सालों में एक गरीबी यानी गरीबों की सरकार के रूप में एक पहचान बनी है। राज्य के अंदर पहली बार बनटांगिया, मुसहर, थारू जैसे जातियों का कोई पुरसा हाल नहीं था, उनको भी राजस्व गांव में जोड़ना और पक्का मकान देने का किसी ने काम किया है, आदरणीय योगी सरकार। राज्य के अंदर बहु बेटियों के सम्मान के लिए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मुफ्त यानी सभी को शौचालय उनके सम्मान के लिए बाहर न जाए, घर घर शौचालय देने का काम किया है। तो उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगी सरकार मुफ्त में बिजली कनेक्शन, जो ताऊ लोग खाट पर बैठकर पंखा दिन भर चलाते थे, बिजली भी नहीं आती थी, यह स्थिति रहती थी, थका हारा मजदूर घर भी जाता था तो बिना बीवी के शकल का भोजन कर नहीं पाता था, इतनी स्थिति दयनीय थी। राज्य के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री यानी योगी जी के बनने के बाद 24 घंटा लाइट, और जिनको कनेक्शन नहीं था बिजली का, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के परिश्रम के कारण सभी घरों में मुफ्त बिजली कनेक्शन देने का किसी ने काम किया तो आदरणीय योगी सरकार ने किया। कोरोना जैसे महामारी में जहां राज्य के सभी नेता घरों में छिपे हुए थे, किसी गरीबों का पुरसा हाल नहीं थे, गरीबों का कोई पुरसा हाल नहीं था, उस समय उस गरीबों के घर में राशन कैसे पहुंचेगा, वह गरीब भूख से न मरे, इसलिए गरीबों को आदरणीय मोदी सरकार, राज्य के अंदर योगी सरकार ने सभी गरीबों के राज्य के 15 करोड़ गरीबों के घर तक महीने में 2 बार राशन पहुंचाने का किसी ने काम किया है तो आदरणीय मोदी सरकार, योगी सरकार देने का काम किया है मित्रों। और घर घर सरकार ही नहीं, सरकार के साथ संगठन भी राशन का किट और भोजन का पैकेट भी, संगठन भी रात दिन परिश्रम किया, लेकिन कोई राजनीतिक दल। यूपी चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व कर रही प्रियंका गांधी अगले चुनाव में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद की दावेदार हो सकती हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कुछ ऐसा ही संकेत दिया जिससे इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। यूपी में 7 चरण में चुनाव होने हैं और कांग्रेस काफी समय बाद अपने दम पर इस चुनावी मैदान में उतर रही है। क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने, आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है मतलब? अब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी, नया आयाम देने के लिए क्या चुनाव लड़ेंगी यूपी में अभी, और कहां से लड़ेंगी? अगर ये तय होगा और जब तय होगा तो आपको पता चल जाएगा। अभी तक ये हमने
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में युवाओं पर फोकस करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने दिल्ली में उत्तर प्रदेश के लिए 8 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी किया है। केरल के वलसाड से सांसद, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस के मुख्यालय में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करने के बाद राहुल गांधी से इसके बारे में मीडिया से वार्ता की। राहुल गांधी ने कहा, हम आपको कैसे और किस प्रकार से रोजगार दिलाएंगे, ये सब हमने इस मैनिफेस्टो में लिखा है। इस मैनिफेस्टो को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के युवाओं के साथ बात की है और जो उनके विचार हैं वो हमने इस मैनिफेस्टो में डाले हैं। ये जो भर्ती विधान है, इसे बनाने के लिए हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूरे यूपी में युवाओं से बात की और उनकी परेशानियों के बारे में पूछा। कि यूपी के युवा का जो भविष्य है उसके लिए कांग्रेस पार्टी के खोखले शब्द नहीं मगर एक स्ट्रेटजी, रोजगार हम आपको कैसे दिलवाएंगे, किस प्रकार हम आपको रोजगार दिलवाएंगे। ये नहीं कि हम आपको कह दें कि भाई हम आपको 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रोजगार देंगे, मगर कैसे देंगे, ये इस मैनिफेस्टो में हमने लिखा है। और ये मैनिफेस्टो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं है। इस मैनिफेस्टो को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यूपी के युवाओं से बात की है, मीटिंग्स की हैं और जो उनके विचार हैं वो हमने इस मैनिफेस्टो में डाले हैं। उत्तर प्रदेश में हर रोज, हर 24 घंटे तकरीबन 880 युवा रोजगार खोते हैं। बीजेपी के पिछले 5 सालों में तकरीबन 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपको 2 करोड़ साल के रोजगार देंगे। सच्चाई पूरे देश को दिख रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देश का पूरा धन 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। जिस तरह से रोजगार की समस्या है, हम कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, जिसमें से 8 लाख रोजगार जो आरक्षण के प्रावधान हैं उनके तहत ही महिलाओं को भी मिलेंगे। अब ये कैसे मिलेंगे, ये हमने यहाँ कहा है। हमें मालूम है कि रोजगार के विषय में और ख़ास तौर से भर्ती के विषय में जो परीक्षाएं होती हैं, उनका जो तरीका है, जिस तरह से उनको किया जा रहा है, जितने घोटाले हैं, जिस तरह से पेपर लीक किए जाते हैं, जिस तरह से परीक्षा देने के बाद वो परीक्षा रद्द की जाती है, इससे बहुत ही पीड़ा है नौजवानों में। इसीलिए एक पूरा सेक्शन इस भर्ती विधान में हमने डेडिकेट किया है, इसलिए कि किस तरह से ये परीक्षाएं जो हैं, इनमें जो समस्याएं आ रही हैं, जो घोटाले होने, इनको दूर हम किस तरह से। इसीलिए एक पूरा सेक्शन इस भर्ती विधान में हमने डेडिकेट किया है, इसलिए कि किस तरह से ये परीक्षाएं जो हैं, इनमें जो समस्याएं आ रही हैं, जो घोटाले होने, इनको दूर हम किस तरह से करेंगे। तो भरोसा जो टूट गया है नौजवानों का सरकार में और इस बात में कि उनको रोजगार मिलेगा, उसको हम किस तरह से अब दोबारा निभा पाएं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के लिए आज फिर से बीजेपी ने लिस्ट जारी की है। 85 प्रत्याशियों की यह लिस्ट जारी की गई है, जिस पर सीएम योगी ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बीजेपी यूपी के आज घोषित हुए सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता द्वारा की गई जन सेवा का प्रसाद अब जनविश्वास के रूप में प्रकट हो रहा है। आप सभी की विजय सुनिश्चित है। और बिजनौर सदर विधानसभा सीट पर सपा
रालोद के प्रत्याशी आमने सामने आ गए हैं। दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन है, बावजूद इसके दोनों कैंडिडेट को पार्टियों ने अपने अपने सिंबल पर मैदान में उतार दिया है। ऐसे में दोनों अपने को गठबंधन का उम्मीदवार ठहराने में जुटे हुए हैं। विधानसभा चुनाव से सपा और राष्ट्रीय लोकदल में गठबंधन हुआ है और पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशियों की टिकट भी फाइनल कर दिए गए हैं। आज बिजनौर सदर सीट पर उस वक्त असमंजस की स्थिति पैदा हो गई जब सपा और आरएलडी के दो अलग अलग प्रत्याशियों ने गठबंधन के प्रत्याशी का दावा किया। सपा जिलाध्यक्ष के साथ की बैठक, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस सपा नेता डॉक्टर रमेश तोमर ने अपनी क्लिनिक पर करके सदर सीट से सपा प्रत्याशी के रूप में खुद दावा पेश किया। तो सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश द्वारा दिया गया सिंबल मीडिया के सामने भी दिखाया और 1-2 दिन में अपना नामांकन दाखिल करने की बात कही। इसके साथ सपा जिला अध्यक्ष राशिद हुसैन समेत कई नेता मौजूद थे। एक दिन में दूर हो जाएगा कंफ्यूजन। इसके कुछ देर बाद आरएलडी के प्रत्याशी का दावा करते हुए डॉक्टर नीरज चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद को गठबंधन का प्रत्याशी बताते हुए आरएलडी का सिंबल मीडिया को दिखाया। फोटो नहीं लेने सहमत भाई इस बात से देख मुझे निर्देश ये दिया कि आप पार्टी के ये सिंबल ले जाओ और अपनी चुनाव की तैयारी करो और तैयारी मैं कर रहा हूं। किस पार्टी से दिया गया? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आदरणीय प्रोफेसर साहब जी का उनके साइन है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सिंबल देकर मुझे आपके बीच में भेजा। रुक करते मुजफ्फरनगर का, जहां शहर कोतवाली पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री से 3 शातिर आरोपियों को अरेस्ट किया है। फैक्ट्री से 126 तमंचा, 4 बंदूक और 21 राइफल भी बरामद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में डिमांड पर ये तस्कर हथियार बना रहे थे। एसएसपी अभिषेक यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खुलासा किया है। देखिए, ये जनपद मुजफ्फरनगर में थाना कोतवाली और सीओ सिटी थाना प्रभारी और क्या कहते हैं जनपद मुजफ्फरनगर की पुलिस के द्वारा एक बहुत बड़े गिरोह का आज गिरफ्तारी करी गई है और इसमें अभी हमने 3 लोग गिरफ्तार किए हैं, जिनसे 131 से अधिक हमने असले बरामद किए हैं अवैध, जिसमें असले हैं, तमंचे हैं, जिसमें पौनियाँ हैं, जिसमें राइफल्स हैं, मस्कट्स हैं और उसके अलावा कारतूस हैं और जितना भी आपका सामान होता है फैक्ट्री को बनाने के लिए, जो औज़ार होते हैं, जो इनके छेनी, हथौड़ा, उसके अलावा मशीन्स, उसके अलावा अन्य छोटे मोटे औज़ार, वो सारी चीज़ें इनसे बरामद करी गई हैं। और ये अभी तक का, जैसा कि मैं बता सकता हूँ आपको, कि पिछले 1-1.25 महीने में जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा और उससे पहले भी मुजफ्फरनगर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है ताकि अवैध असले किसी भी प्रकार से चुनाव में न यूज़ किए जा सकें। खबर गोरखपुर से, जहां रेप के आरोपी को पीड़िता के पिता ने गोली मारी है। सिविल कोर्ट परिसर में पीड़िता के पिता ने गोली मारी है और गोली लगने से रेप के आरोपी की मौके पर ही मौत हो गई है। बड़हलगंज थाना क्षेत्र में रेप की वारदात हुई थी। मामला सर, हम लोग यहाँ पार्किंग चलाते हैं जी। यहाँ हम लोग खड़े थे स्टैंड पर, यहाँ 2 गोली चली है। तब तक देखिए दौड़ के भाग रहा था, हाथ में पिस्टल लिया था और दौड़ते हुए जा चौराहे की तरफ। हम दौड़ाए हैं, तब तक प्रशासन भी मिल गई है मुझे। एक दरोगा 4 सिपाही दौड़ाया है। रामकांत सिंह हाथ में कूद गया था, फिर बताया है कि यही खड़ा है यहाँ। फिर दौड़ाया उधर से, फिर रामकांत हाथ में बाहर गया है, फिर आकर साथी चौरा पकड़ा, ये अम्बेडकर चौक पकड़ा गया। गेट पर आज एक हत्या हुई है जो बड़ी ही दुखद और निंदनीय है। पुलिस प्रशासन की यह नाकामी ही कही जाएगी। जिसकी वहाँ ड्यूटी थी उसको दंड मिलना चाहिए। और यह हत्या, हमारा किसी अधिवक्ता को भी गोली लग सकती थी, किसी न्यायिक अधिकारी को भी लग सकती थी, किसी को भी लग सकती थी। जो हत्या हुई है बहुत ही निंदनीय है। और उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।